हेलो नमस्कार। आज है 7 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जिसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? ये राज्य था जिसने एक विंटर टूरिज्म प्रोग्राम शुरू किया है एंड उत्तराखंड है इसका सही जवाब। ठीक है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और नरेंद्र मोदी ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आज का। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है, यह किस राज्य में है? तो रोपवे आप समझते हो ना क्या होता है। हालांकि ये सवाल का सही जवाब जो है वो है उत्तराखंड। तो आप उत्तराखंड में देखते हो तो यहाँ पर ये हेमकुंड साहिब से लेके तो यहाँ पर है ये गोविंद घाट। तो लगभग 12 किलोमीटर का ये एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें एक रोपवे होता क्या है आपको पता होगा कि वो ऐसे ऊपर मतलब तार होते हैं एंड समथिंग इज लाइक डेट कि वहाँ पे लोग बैठते हैं एंड वो है ना, एक वो चलती है ना, गाड़ी चलती रहती है ऊपर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वो लगभग 1273 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं जो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, और इसका सही जवाब जो है वो स्टीव स्मिथ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन भी थे और इन्होंने अभी तक 170 ओडीआई मतलब मैच हैं जो इन्होंने खेले हैं, 12 सेंचुरी लगाई हुई हैं, 2 टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप विनर है। मतलब सीधी सी बात है, ये 2 बार उस टीम का हिस्सा रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता था, ओडीआई कप जीता था, या मैं यूँ कहूँ कि वर्ल्ड कप जीता था। तो ये हैं स्टीव स्मिथ कहते हैं इनको, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं एंड इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये सवाल लिख के ले लीजिएगा, आएगा आपके पास। विविधता का अमृत महोत्सव, इसका मतलब एक प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर, अलग अलग प्रकार की थीम, सबको ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये सेकेंड टाइम हो रहा है। इससे पहले पिछली बार भी हुआ था और ये कहाँ होता है? तो ये होता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रपति भवन में हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति वो भवन में प्रोग्राम हुआ है तो सीधी सी बात है, इसको किसने शुरू किया है, मतलब उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मैडम ने इसका उद्घाटन किया है। विविधता का अमृत महोत्सव, विविधता समझते हो ना, डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग स्टेट के आपको कुछ ये सब चीज़ें दिख रही होंगी ना, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं आपको, केरल की दिख रही है, आपको तमिलनाडु की दिख रही हैं, आपको उड़ीसा का दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी और इसके ऊपर एक पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ था राष्ट्रपति भवन में। चलिए देखते हैं आज का पांचवा सवाल। आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है ना? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है और वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को। ये रहे उनका फोटो। डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी जो हैं वो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं आरबीआई के। आपको क्या ये जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए क्योंकि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई के लिए एक आरबीआई एक्ट लाया गया था। वो कब लाया गया था? 1934 में। और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, अर्थात राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और आरबीआई के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो ओसबर्न जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ओसबर्न थे। और अभी करंट में 26वें गवर्नर जो हैं वो आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। मतलब आरबीआई में अभी तक कितने गवर्नर हो चुके हैं? तो आरबीआई में अभी तक 26वें गवर्नर आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, बहुत इंटरेस्टिंग, जो आरबीआई के ऐसा पूछेगा कि प्रथम भारतीय है ना, हु वाज द फर्स्ट इंडियन दैट वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्रथम भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये कुछ बातें हैं। गवर्नर से 3 सवाल बन सकते हैं। ओसबर्न जो है वो पहले गवर्नर थे, 26वें का नाम है संजय मल्होत्रा, एंड प्रथम भारतीय जो थे गवर्नर बने थे वो थे सीडी देशमुख। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे वो, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, याद रखिएगा। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, याद कीजिएगा, भारत के लिए। और भी बहुत सारे काम करता है, करेंसी वगैरह जारी करता है। बट इसका एक इंटरेस्टिंग काम होता है कि जो महंगाई होती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये
हर क्वार्टर में, मतलब जो क्वार्टर होता है 3-3 महीने में, एवरी 3 मंथ में ये क्या करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है महंगाई को कंट्रोल करना, जिसमें ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको ये कुछ टूल होते हैं आरबीआई के, जिनके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आरबीआई के बारे में, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, में पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है ना, मतलब पुरस्कार का ही नाम ही बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये इनके बहुत आतिथ्य पुरस्कार भी कहते हैं, आतिथ्य के लिए है ना, ये एक वर्ड चलता है आतिथ्य, और ये आतिथ्य के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। लेकिन वहाँ से मज़ा नहीं आएगा। देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो दिया गया है हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी में डॉक्टर सुबोर्नो बोस को दिया गया है। और ये देख लीजिए यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। ये हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब जो होता है भाई साहब, वो होता है किसी को मतलब ट्रीट करना, है ना। जैसे कि हॉस्पिटल का मतलब ये मतलब वहाँ मत चले जाइएगा, कहाँ पर, हॉस्पिटल में मत चले जाइएगा, कोई सेंस नहीं है। देखो होटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं ना, और अच्छा वेल ट्रीट करते हैं, उनको देख रेख करते हैं गेस्ट की, तो उसको फिर अपन खुश हो जाते हैं, यार मैं तो आपकी हॉस्पिटलिटी से बहुत खुश हुआ। हॉस्पिटलिटी मतलब जो आप उनके लिए आवा भगत करते हैं ना किसी व्यक्ति की, तो उसको हॉस्पिटलिटी कहा जाता है। इसको अपन नॉर्मल इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस वर्ड को, कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर हॉस्पिटलिटी, कि मैं तुम्हारे घर पर आया और जो इस प्रकार से तुमने मेरा आवा भगत की, मेरा ध्यान रखा, तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर हॉस्पिटलिटी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नहीं हुई है तो रट्टा मार लो, और रट्टा नहीं मारना है तो चलो आपको लेके चलता हूं मैं, कहां पर, आपको लेके चलता हूं 7वें क्वेश्चन पर। हाल ही में लेविस ने किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लोबल एम्बेसडर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वैश्विक राजदूत, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। और इसका सही जवाब है दिलजीत दोसांझ। आप जानते होंगे, देख लीजिए ये शख्स दिलजीत दोसांझ, ठीक है। और लेविस जो है एक कंपनी है जो क्या करती है, शूज़ वगैरह बनाती है, कपड़े वगैरह बनाती हैं, ठीक है। कपड़े इसके बहुत फेमस आते हैं और बैग वगैरह भी बहुत फेमस है लेविस के। तो दिलजीत दोसांझ को उन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं आज। हाल ही में दिवंगत रॉन ड्रेपर बहुत फेमस थे, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रॉन ड्रेपर का संबंध जो है वो स्पोर्ट्स से, ये क्रिकेटर थे, ठीक है। इनके हाथ में बल्ला भी देख रहे होंगे आप लोग। तो ये रॉन ड्रेपर जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। और बहुत प्यारा सा सवाल था, टू द पॉइंट सवाल था, तो जवाब भी टू द पॉइंट ही होना चाहिए। आज का 9वां सवाल। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ना डीजल से ना पेट्रोल से अब गाड़ी चलाएंगे हाइड्रोजन से, है ना। तो टाटा कंपनी ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो हाइड्रोजन से चलेगी। एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है ऐसी हाइड्रोजन व्हीकल का, और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसी चीज़ों पर। और टाटा ने एक ट्रक लॉन्च कर ही दिया है अपना जो हाइड्रोजन से चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि यहाँ पे जो कंपनियाँ लिखी हुई है ना ये भी ले आएगी, लेकिन बट बात तो वही है ना कि फर्स्ट कौन है, तो टाटा है। चलिए आज का अंतिम सवाल और 10वां सवाल है। हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के नए चांसलर बने हैं, है ना। तो ये बने हुए हैं कौन से देश के? ऑस्ट्रिया देश के। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। शख्स आप देख ही रहे होंगे, बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं आपको, है ना, प्यारे से। तो ये शख्स को चांसलर बनाया गया है ऑस्ट्रिया का। एंड अगर आप मैप की बात करें तो ऑस्ट्रिया कहाँ है? तो यूरोप का एक देश होता है ऑस्ट्रिया, अगर आप देख रहे हो यहाँ। बोले सर हम तो पढ़ते हैं, हाँ जी हम पढ़ते हैं ना, हम लोग, पता है आपको, हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है ऑस्ट्रिया में, और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के कारण क्या होता है कि दो देश होते हैं, एक तो ब्रिटेन होता है और एक होता है फ्रांस। ये आपस में लड़ते हैं, ठीक है। 1746 से लेकर 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के युद्ध उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, और इसी कारण से यूरोप में ये युद्ध होता है। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो भारत में कंपनियां होती हैं वो भी भारत में लड़ने लग जाती है। तो इसी कारण से इसको बोलते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746-48 के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में। और कर्नाटक का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये इसका मेन जो बोलोगे आप, ब्रिटेन के बीच में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और फ्रांस की कंपनी के बीच में हुआ था। फिर ये युद्ध खत्म हो गया क्योंकि यूरोप में ये युद्ध खत्म हो गया था। यूरोप में इसके लिए एक संधि हुई थी, एक्स ला शापेल संधि।
एक्सला शापेल संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का खात्मा हुआ था। क्योंकि क्या बोलोगे इसको तुम कि ये युद्ध कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर, सॉरी यूरोप में हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और इसी कारण से भारत में भी जो ब्रिटेन की कंपनी थी और फ्रांस की कंपनी थी वो भी आपस में लड़ ली और इसका समझौता हुआ फिर इनके बीच में। और कौन सी संधि? एक्सला शापेल संधि। कहाँ है ऑस्ट्रिया? यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रिया में और अंदर जाना चाहते हो तो ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऊपर जर्मनी दिख जाएगा आपको, इधर स्लोवाकिया दिखेगा आपको ऑस्ट्रिया में, इधर हंगरी से इसकी सीमा लगती है, इधर इटली से इसकी सीमा लग जाती है। ठीक है, और नीचे स्लोवेनिया होता है, याद रखिएगा नीचे क्या है? स्लोवेनिया। इस साइड ये स्लोवेनिया है, इधर ये आपको हंगरी दिख रहा होगा, इधर स्लोवाकिया दिख रहा होगा आपको, इधर ऊपर की ओर आपको क्या दिख रहा है? ये जर्मनी दिख रहा है। और तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया की सीमा लगती है। और इधर थोड़ी सी सीमा जो है ना, ये सारे देश हो गए, 1 2 3 4 पे एक देश मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है? दिस वन इज स्विट्जरलैंड, है ना, दिस देश इज स्विट्जरलैंड, ये वाला स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो इसकी सीमा भी किससे लगती है? ऑस्ट्रिया से सीमा लगती है। ठीक है, थोड़ा मैप को पढ़ा करो, मैप घर की दीवारों पर होना चाहिए, बार बार मैप को देखोगे तो इससे पूरा वर्ल्ड की जानकारी हो जाती है। जैसे जस्ट कि मुझे एक देश मिस हो रहा था तो फिर वो आ गया, कैसे आया वो ऑस्ट्रिया को देख कर। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल और आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।